नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार यूनानी और भारत के कुछ इतिहासकारों ने एक पराजित राजा को अपराजित और महान बताकर हम सबको सत्य से वंचित रखा। लेकिन इस वीडियो के अंत तक हम आपको सच से अवगत कराएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। मित्रों, अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं। उस पर तो फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे महान बताया गया और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। पर पोरस और सिकंदर के युद्ध का असली परिणाम क्या था? आज हम जानेंगे कि आखिर किस तरह हुआ था पोरस सिकंदर युद्ध और इसकी असलियत क्या थी। मित्रों, इसकी कहानी 2000 वर्ष पुरानी है। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में हमें हमेशा यही बताया जाता है और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है, खास तौर पर हम भारतवासी। मगर ईरानी और चीनी इतिहासकारों की नजर से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग ही दिखती है। इतिहास में ये लिखा गया है, सिकंदर ने पोरस को हराया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन तब इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। मित्रों, यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी इतिहासकारों का विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। और आज हम सच जानते हुए भी वही इतिहास किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं, ना जाने किस मजबूरी से। मित्रों, आप इस बात को जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर युद्ध कब, कहां और कैसे हुआ था, और ये भी कि आखिर कौन कैसे जीता था। सबसे पहले जानते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले भाई और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। और मित्रों, यहीं से उसकी भूख बढ़ती चली गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, महान नहीं। लेकिन उसे भारत ने महान बताकर उस पर फिल्में बनाई गईं, किताबें लिखी गईं, गीत लिखे गए। भला एक विदेश आक्रमणकारी महान कैसे हो सकता है? खैर, चलिए बात करते हैं भारत पर किया गया पहला आक्रमण के बारे में। मित्रों, जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के वीर सेनाओं ने कुरात, स्वात, बुनेर और पेशावर में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मत्स्यनगर राज्य में तो भारतीय महिलाएं तक युद्ध में उसके सामने खड़ी हो गईं। लेकिन धूर्त और धोखे से वार करने वाले सिकंदर ने मत्स्य राज के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे और अंत में उसने गांधार तक्षशिला पर हमला किया। मित्रों, गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर से लड़ने की बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्भी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। मित्रों, गांधार तक्षशिला के राजा ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी। सिकंदर फिर एक और चाल चलता है और राजा पोरस के सामने संधि की बात रखता है। लेकिन मित्रों, राजा पोरस ने मना कर युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुकरायणों पर उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। मित्रों, जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ
और पोरस के खुकरायणों का भरपूर समर्थन मिला। पोरस जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और खुकरायण जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके दुर्तगामी अश्वारोही और घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णता विश्वास रखते थे। मित्रों, सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइडा स्पेस कहते हैं। ये युद्ध काल मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास भी 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंभी की भारतीय सेना और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पोरस को अपनी वीर सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन इतिहासकार ये नहीं जानते थे कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी और राजा पोरस यहाँ के वातावरण से भली भांति परिचित थे। चलिए अब बात करते हैं उस युद्ध के वर्णन के बारे में। मित्रों, सिकंदर ने राजा पोरस के शत्रु आंभी और अपनी सेना लेकर झेलम पार की। राजा पोरस, जिसको यवनी खुद 7 फुट के ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े और पोरस की हाथियों की सेना ने सिकंदर की सेना का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीय के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक की हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। मित्रों, इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंत प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर है, राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइल्स को भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पोरस तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान ही था कि तभी राजा पोरस एक साथ रुक गए। ये डर नहीं था, बल्कि ये आर्य राजा का धर्म था कि किसी निहत्थे राजा पर वार नहीं किया जाए। ये सहनशीलता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे हवा से तेजी से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी और सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। मित्रों, झेलम के इस पार मदद भी कम होने लगी थी। मीलों का सफर तय करके आई सिकंदर की सेना ये सब देख अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। ऐसे में सिकंदर और उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची और घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा और सुरक्षित था। भारत में शत्रु के उत्तर पश्चिम से घुसने के 2 ही रास्ते रहे हैं, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। मित्रों, पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर अब युद्ध और चला तो सारे यवनी यहीं नष्ट कर दिए जाएंगे। यही निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था और जिसे जाट प्रदेश कहते थे। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से और पंजाबी वीरों से सांगल क्षेत्र में हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने ही कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके बक्ष कवच को भेदता हुआ पार हो गया। ये घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा,
बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि आखिर क्या लिखते हैं इतिहासकार। कर्त्यास लिखता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पोरस के सैनिक भी उसी द्वीप पर तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों की अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला। बचे कुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों द्वारा हरणपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया और वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पोरस का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। एरियन लिखता है कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े को मार डाला। ये भी कहा जाता है कि पोरस के हाथी दलदल में फंस गए थे। तो कर्त्यास लिखता है कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चीत्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। घोड़ों का सामना भी पहली बार किसी हाथी से हुआ था। विशालकाय हाथियों को देखकर वे उससे दूर भाग जाते थे। ऐसे में अब सिकंदर ऐसे स्थानों की खोज में लग गया जहां इनको शरण मिल सके। बाद में सिकंदर ने छोटी शस्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों ने सिकंदर की सेना को अपने पांव से कुचलना शुरू कर दिया। वो आगे लिखता है कि सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य ये था कि ये मजबूत कद वाला पशु यूनानी सैनिकों को अपनी सूंड से पकड़ लेता और वो अपने महाभक्त को सौंप देता और वो उसका सर धड़ से तुरंत अलग कर देता। इसी प्रकार सारा दिन समाप्त हो जाता है और युद्ध चलता ही रहता है। मित्रों, इसी प्रकार इतिहासकार दियोदोरस लिखता है कि हाथियों में अपार बल था और वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को चूर चूर कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिकंदर के आत्मसमर्पण की ओर। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले E.A.W. बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बंद करने की राजा पोरस से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पोरस ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पोरस को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। ऐसा सिर्फ E.A.W. बैच का मानना है और टैगोर यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉइजन सेंटर के डॉक्टर लियो शेप का मानना है कि हो सकता है कि गैर हानिकारक दिखने वाले एक पौधे से बनी जहरीली शराब से सिकंदर की मौत हुई हो, जिसने 332 ईसा पूर्व अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य का मानना है कि उसकी जश्न के दौरान गुप्त तरीके से हत्या कर दी गई थी। कुछ लोगों ने कहा है कि आर्सेनिक और सिकनीन के जहर के सिद्धांत हास्यास्पद हैं। अध्ययन के नतीजे क्लिनिकल टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। तो मित्रों, ये था सिकंदर और पोरस युद्ध का असली परिणाम। शायद आपको ये सच्चाई अपनी किताबों और फिल्मों में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को शेयर कर अपने सभी मित्रों को इस सच्ची घटना से अवगत जरूर कराएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मित्रों, जो जीता वही पोरस, ना कि सिकंदर। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।